जहाँ चाहा वहाँ रहा। चाह तो बहुत होती है लेकिन राह कुछ ख़ास जगहों से ही मिल पाती है और यही राह आपको मिलने जा रही है कुछ एक ख़ास कंपनी के ज़रिए। इसी को लेकर हम आज शख्सियत में बात करेंगे और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद कमर ख़ान। चाह के मुताबिक अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए राह बहुत आसान होती है, यहाँ पर दिखाई दी। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं करियर गुरु डॉक्टर नीलेश पांचाल, जो कि समृद्धि इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं। नीलेश जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले जानना चाहूँगा, जिस तरह से बात की जाए आपकी कंपनी को लेकर, क्या कुछ इस कंपनी के जरिए प्रोवाइड आप करा सकते हैं लोगों को और किस तरह की फैसिलिटी आप देते हैं? देखिए, समृद्धि इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एक एजुकेशनल कंपनी है, एजुकेशन कंसल्टिंग कंपनी है। हम इस कंपनी के माध्यम से बच्चों को करियर गाइडेंस देते हैं, उनको शैक्षणिक आगे क्या करना है उनके करियर को, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि उनके लिए सही क्या है उसको मार्गदर्शन देने के लिए हमारे पास जो काउंसलर्स हैं, मैं खुद काउंसलिंग करता हूं, तो हम उन लोगों को, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और उनको सही राह दिखाते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे इंडिया में और इंडिया से बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं, हम उस पूरे एडमिशन प्रोसेस की गाइडेंस को भी बहुत आसानी से उनको समझाते हैं और उनकी प्रोसेस को करवाते हैं, चाहे बच्चा इंडिया में एडमिशन लेना चाहता हो या फॉरेन में लेना चाहता हो। तो इसके लिए किस तरह के कोर्स से संबंधित होना चाहिए उस बच्चे को, किस तरह का करियर अगर वो चुनना चाह रहा है तो उसको लेकर किस तरह की गाइडलाइन आप? देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं आफ्टर 10th जो हैं, बच्चा बायोलॉजी लेता है फॉर मेडिकल कोर्सेज़ के लिए, मैथमेटिक्स लेता है फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए, साथ ही कॉमर्स लेता है वो अपना CA या CS या अकाउंटेंसी फील्ड में जाने के लिए, और ह्यूमैनिटीज़ वगैरह लेता है फॉर IPS या उनकी जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनको क्लियर करने के लिए। तो आफ्टर 12th उनको ये दिक्कत आती है कि कौन सा कॉलेज उनको चुनना है, कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है, किस फील्ड में जाना है जो उसके लिए सबसे सूटेबल हो। तो हम लोग सभी फील्ड्स में वर्कआउट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है हमारा फोकस MBBS अब्रॉड को लेकर होता है कि बच्चे आज बिकॉज नीट में 18 लाख लगभग बच्चे बैठते हैं, और उसमें जो सीटें हैं आज हमारे इंडिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के करीब 85,000 अप्रॉक्सीमेटली सीटें हैं। तो बाकी बच्चों का भी सपना होता है डॉक्टर बनने का, तो उसको लेकर क्योंकि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काफ़ी प्रयास कर रही है मेडिकल सीटों को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बच्चे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, MBBS करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक वो सरल राह हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए इंडियन सिस्टम को लेकर सीट लिमिटेड से, और ऐसे में जो बच्चे उस चीज़ को क्वालिफाई कर भी लेते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता क्योंकि सीट नहीं मिल पाती है, और ऐसे में उनके लिए एक हाथ बढ़ाते हुए एक आसान राह आप उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ प्रक्रिया रहती होगी, क्या कुछ प्रोसेस रहता है? देखिए, अगर बच्चे को नीट जो MBBS करना है अगर फॉरेन कंट्री से, तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि उसको जो 12th में है मिनिमम उसको 50% का रिक्वायरमेंट रहेगा बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर, और जो नीट जो एग्ज़ाम होता है NTA जो कंडक्ट करता है, उस नीट एग्ज़ाम में उसको मिनिमम क्वालिफाइड परसेंटाइज गेन करना रहेंगे, तभी वो फॉरेन जा सकता है। अगर उसने क्वालिफाइड परसेंटेज को नहीं किया है तो वो फॉरेन के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो बच्चों को ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कोई भी कंसल्टेंट या किसी के माध्यम से वो जाते हैं तो इतना जरूर ध्यान रखें कि जब तक वो क्वालिफाइड ना हो वो आगे अपनी फॉरेन स्टडीज़ के लिए ना जाए, पहले वो अपने नीट की एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करे और उसके बाद ही वो फॉरेन जाए। नीट क्वालिफाइड कर लिया, वो इस क्षमता भी रखता है कि हाँ वो चयन हो चुका है उसका, लेकिन यहाँ पर सीट नहीं मिलने के चलते उसको एडमिशन नहीं मिला। तो आपकी संस्था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बात की जाए तो उसके लिए भी कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होगा क्या? नहीं, उसको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। बच्चों को गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग बच्चों को हेल्प करते हैं यूनिवर्सिटी में, उसकी जो फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको करवाने में हेल्प करते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन की पूरी प्रोसेस करवाते हैं, और वहाँ पे जो हमारे एसोसिएट्स हैं यूनिवर्सिटी के, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन लोगों को हम ज्वाइन अप करवाते हैं, बच्चों को गाइड अप करवाते हैं ताकि वो अपना एडमिशन प्रॉपर्ली ले सके, और वहाँ पर जाने के बाद उनको सारी जो सुविधाएं हैं, पोस्ट अराइवल जो भी उनकी सुविधाएं हैं, उनको दिया जा सके और बच्चे वहाँ पे प्रॉपर्ली पढ़ सके सिक्योरिटी के साथ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बात की जाए, क्योंकि अब्रॉड हर कोई जाना चाहता है लेकिन उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती या वो गाइडलाइन मिल पाती जिसकी ज़रूरत अक्सर वो लोग महसूस करते हैं। खास करके पेरेंट्स को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर बना रहता है। तो ऐसे में पेरेंट्स का जो डर है उसको दूर करने के लिए किस तरह की सुविधाएं आप अब्रॉड में देते हैं? देखिए, अगर हम बहुत समय पहले की बात करते हैं तो विदेश एक बड़ा सपना होता था और विदेश नाम से ही एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता था, लेकिन आज डिजिटल युग में हर चीज़ आसान हो चुकी है। यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, सब जगह पे आपको जो है इन्फॉर्मेशन आसानी से आपके हाथ में मिल जाती है। तो इस सुविधा का लाभ लेते हुए अगर आप प्रॉपरली सर्च करते हैं, जो संस्थाएं हैं उनकी जो गाइडलाइंस उनको सर्च करते हैं, तो आप आसानी से फॉरेन जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं।
जी बिल्कुल। और जिस तरह से गाइडलाइन की बात की वो तो आप प्रोवाइड करा ही रहे हैं जी। क्या कुछ फैसिलिटी अब्रॉड में आप प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का माहौल देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक झिझक एक हेजिटेशन लोगों के अंदर अक्सर बना रहता है, या विदेश जाएंगे तो वहाँ पर वो चीज़ हमको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, तो सर कई सारे सवाल लोगों के मन में, तो ये डाउट्स आप कैसे दूर कर पाते हैं? देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक कोई भी अगर संस्था है या कंसल्टेंट है, उसका एक अनुभव होना या एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। उस व्यक्ति द्वारा फॉरेन घुमा जाना, उन यूनिवर्सिटी को विजिट किया जाना, पूरी सुविधाओं को देख कर आना, और उसके बाद जो बच्चों को गाइडेंस मिलना चाहिए वो उनको प्रॉपर मिल पाता है। अब क्या होता है कि कई सारे इस फील्ड में आ तो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि ना तो वो कभी विदेश गए हैं, ना उसके बारे में जानकारी, थोड़ा बहुत वो यूट्यूब से ज्ञान लेते हैं, और उस यूट्यूब के ज्ञान से ही वो बच्चों को जो है कंसल्ट करते हैं। अब कि उनको प्रॉपर पता नहीं होता कि वाकई में वहाँ पर क्या स्थिति है। वो बच्चों को बता तो सब कुछ देते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि जो बोला गया था वो बड़ा डिफरेंट सा चीज़ थी। तो हम लोग जो हैं प्रॉपरली, हमारी टीम जो है या मैं खुद जो हूँ, हम प्रॉपरली विजिट करते हैं यूनिवर्सिटी से, प्रॉपर कांटेक्ट उनसे टाई अप करते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम बच्चों को भेजते हैं वहाँ की सुविधा। तो जो सुविधा वो दे रहे हैं वो हम प्रॉपरली उन बच्चों को मार्गदर्शित करते हैं। चाहे वो एक उनका मेजर जो पार्ट होता है वो हॉस्टल से रिलेटेड रहता है, उनकी जो मेस फैसिलिटी, क्योंकि इंडियन फूड्स में हम नॉर्मली ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो वहाँ पे जो मेस की सुविधा है वो वेजिटेरियन सुविधा होना चाहिए। साथ में जो पढ़ाई है, चूँकि हम रशिया, यूक्रेन, आर्मेनिया, CIS कंट्रीज़, चाइना, फिलीपींस वगैरह में भेजते हैं, तो वहाँ पे भाषा की बहुत दिक्कत आती है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। अगर वो इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी नहीं, तो बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है उस चीज़ को करने में। एक बड़ा काम यहाँ पर आप करते दिखाई दे रहे हैं, लोगों को फैसिलिटी यहाँ पर देते दिखाई दे रहे हैं, वो लोग जो MBBS करके डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ऐसे में अब्रॉड में क्या कुछ सुविधाएं आप दे रहे हैं, उसको लेकर भी बात यहाँ पर होती दिखाई दी। तो कब से आपने इस चीज़ को शुरुआत की और ये आइडिया आपके मन में कैसे आया? देखिए, पहले मैं स्टार्टिंग जब किया था तो मैंने एज ए टीचर्स स्टार्ट किया था, और टीचर्स के साथ में मैंने बच्चों को पढ़ाया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेरे खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट था। फिर धीरे धीरे बच्चे, चूँकि मेरा गाइडेंस का बहुत सपना था कि मैं लोगों को गाइड करूँ, क्योंकि छोटे से गाँव से था, वहाँ से निकला था, और जानकारी ज़्यादा थी नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो एक अभाव हमेशा रहता था कि जानकारी का अभाव रहता था। फिर धीरे धीरे चूँकि बहुत मेहनत करी और उसके बाद एक हासिल मुकाम किया और बच्चों को गाइडेंस दिया, तो आज मैं 10,000 से ज़्यादा बच्चों को काउंसिल कर चुका हूँ, गाइड कर चुका हूँ। तो वो एक अनुभव मेरे साथ है। दूसरा कि जैसे मैं इंडिया में वगैरह एडमिशन के लिए गाइड करता था, फिर मुझे पता चला कि फ़ॉरेन में भी हम एडमिशन्स गाइड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बच्चों की भी कुछ सुझाव आने लगे कि फ़ॉरेन में क्या है, तो मैंने उसमें काफ़ी रिसर्च किया, और उसके बाद जो है मैंने बच्चों को भेजना शुरू किया। तो मैंने 2014 से बच्चों को फ़ॉरेन के लिए स्टार्ट कर दिया था गाइड करना। गाइड करने का जिक्र आपने किया कि शुरुआत से आपके मन में रहा कि लोगों को गाइड करूं, उनको हेल्प करूं। छोटी जगह से आप आए, काफ़ी मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया, लेकिन ऐसे में अक्सर ये बात देखने को मिलती है, जब इस तरह का कोई कदम उठाया जाए तो कहीं ना कहीं जो पारिवारिक सपोर्ट को लेकर बात की जाए, तो फैमिली सपोर्ट कितना और किस तरह से मिला आप? देखिए, फैमिली सपोर्ट, चूँकि मेरे जो फादर थे वो मध्यम वर्गीय परिवार से है और एक छोटे पद पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहे हैं, और इनिशियल तो शुरुआत बहुत फीकी रही है। और जो चीज़ें हैं, मतलब मैं चूँकि बड़नगर से रिलेट करता हूँ, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील कस्बा है, तो वहाँ पर तो इतनी जानकारी किसी को होती नहीं थी, और परिवार में भी चूँकि हम जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो गाइड नहीं कर पाते थे। मेरी उत्साह तो बहुत रहता था आसपास के लोगों को देखकर उनको जानना समझना, लेकिन उस उत्साह को देखते हुए भी वो जानकारी मिल ना पाती थी। तो मैंने फिर डिसीजन लिया था कि हम अगर अपने शहर से, जो गांव है वहाँ से बाहर निकल कर शहर की ओर जाएँ तो शायद कुछ और अनुभव हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर करेंगे, प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ाएंगे, तो जो है चीज़ें सामने आती जाएगी और अनुभव मिलता जाएगा। तो मैंने वही किया कि अपनी पढ़ाई वहाँ पर कंप्लीट करके मैं इंदौर शहर में आया, और वहाँ से फिर मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो धीरे धीरे जानकारी मिलती गई, जानकारी देते गए, मिलती गई, देते गई, सिलसिला जारी रहा, और आज एक अनुभव के तौर पे हम बच्चों को सही मार्गदर्शन दे पाते हैं। बिल्कुल, जानकारी मिलती गई, धीरे धीरे रहा, आप चुनते गए और आगे बढ़ते गए, आपकी जो रफ्तार है लगातार चलती रही। लेकिन इस रफ्तार के बीच जिक्र किया जाए कोरोना काल का, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्रेकर बन के हर किसी के करियर में सामने आया। तो ऐसे में किस तरह से आपने उन कंडीशंस को जो फेस किया, किस तरह से उनको हैंडल करके एक आसान वे में लाने की कोशिश की, क्योंकि थर्ड वेव की आशंकाएं अभी भी
बनी हुई हैं, चाहे किसी भी कंट्रीज़ को लेकर बात की जाए और हमारी कंट्री को। और सेकंड वेव में क्या कुछ खोया हर किसी को पता, और कितना दुख लोगों ने झेला। तो ऐसे में कोविड काल में किस तरह से आपने मेंटेन किया? देखिए, कोविड काल से हम सब बहुत बुरी तरह से गुजरे हैं और एजुकेशन सेक्टर जो है ये भयंकर रूप से प्रभावित हुआ है। तो इस दौरान भी चाहे जैसे चूंकि हमारी जो सर्विसेज हैं वो नॉर्मली काउंसलिंग गाइडेंस सर्विसेज हैं, हम लोग डिजिटल माध्यम के ज़रिए भी लोगों से कनेक्ट रहे, उनको गाइडेंस दिया। क्योंकि हमारे कई बच्चे फॉरेन में पढ़ाई कर रहे थे और उस दौरान कोविड लहर आई थी जो फर्स्ट वेव थी, तो हमने उनको बुलवाने में भी काफ़ी उनकी मदद करी और उनको भारत लाया गया ताकि वो यहाँ पर सेफ रह सके, अपने परिवार के साथ रह सके, उनको परिवार को। तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहा जो वहाँ फॉरेन में किसी उसको दिक्कत आई हो या वो जो है वहाँ पर अटका रहा या परेशानी उसको आई हो। तो हमने सभी बच्चों को उस दौरान पूरा गाइड किया और सभी बच्चों को एक साथ इंडिया में लेकर आए। डॉक्टर साहब, तो कुछ बच्चे इस तरह की चाहत रख लेते हैं कि हम विदेश जाके पढ़ाई करें, अब्रॉड जाकर हम अपनी जो आगे की एजुकेशन है उसको कंप्लीट करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बड़ा सवाल निकल कर जहन में आता है वो यही रहता है कि आखिर फाइनेंशियल सपोर्ट कैसी रहेगी, किस तरह की फीस स्ट्रक्चर होगा, कैसे इस तरह को इसको प्रोवाइड करा पाएंगे जो संस्थान इस चीज़ का दावा कर रही है। तो उसको लेकर किस तरह के बिंदुओं को लेकर आप लोगों को सजेस्ट करते? देखिए, यहाँ पर जो आपका पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, कि हम जब बच्चे को यहाँ से पढ़ाई के लिए भेजते हैं तो पहले देखा जाता है कि पेरेंट्स का बजट क्या है। बिकॉज ये जो जितनी भी पढ़ाई है फॉरेन में, आज हम इंडिया में भी पढ़ाई करते हैं तो हर एक स्टेट में स्कॉलरशिप के माध्यम से या मेधावी छात्र योजना के माध्यम से उनको शिक्षा मिल जाती है जो मेधावी बच्चे होते हैं। पर जैसे ही हम स्टेट के बाहर भी जाते हैं तो वो सब सुविधाएं उन स्टेट्स वालों को अलग अलग मिलती है। लेकिन हम फॉरेन की बात करते हैं तो दोनों प्रोसीजर्स हैं। वहाँ पर उन बच्चों को फॉरेन में स्कॉलरशिप भी मिलती है, साथ ही साथ उनको अपने फाइनेंशियल एड पर भी वहाँ पर पढ़ाई करने जाना होता है। तो जो उनकी स्कॉलरशिप है वो बेस्ड करती है उनके स्कॉलरशिप जो उनका स्कॉलर एकेडमिकल परफॉर्मेंस है उसके बेस पर, लेकिन नॉर्मली उनको अपने फाइनेंशियल एड पर ही जाना पड़ता है। अब इसमें होता क्या है कि इस बच्चा पूरी तरीके से एक कंसल्टेंट, एक संस्थान पे डिपेंडेंट होता है। तो वहाँ पर उनके लिए एक मोटिवेशन ये होना चाहिए या मोटिव होना चाहिए कि प्रॉपर जब वो बताया जाए उसको कि कितना खर्चा होगा तो उसमें कोई हिडन नहीं रखना चाहिए, प्रॉपरली उसको बताना चाहिए कि इतना खर्चा लगेगा। क्योंकि आज हम जैसे ही घर से बाहर कदम रखते हैं तो हमारे खर्चे शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्मली कि किसी का परिवार या कोई बच्चा अपना एडमिशन लेना चाहता है, अपनी पढ़ाई को करना चाहता है, अपने सपने को पूरा करना चाहता है, तो उस सपनों के आधार पे उसका पिता जो पेरेंटल सपोर्ट है, जितना फाइनेंशियल सपोर्ट है वो कितना है, उसके आधार पर ही वो अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करे। और एक कंसल्टेंट होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसके बजट से कोई भी चीज़ बाहर ना जाना चाहिए और उसको हमको प्रॉपरली हर चीज़ बताना चाहिए कि इन चीज़ों में उसका खर्चा होगा। और अगर वो एकेडमिक परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा करता है तो उसके साथ ही वो स्कॉलरशिप भी गेन कर सकता है जो उसको आने वाले टाइमिंग में उसके फाइनेंशियल सपोर्ट को मदद करती है। बिल्कुल, सोशल मीडिया का ज़माना है और ऐसे में कहीं ना कहीं फ्रॉड कंपनीज भी बहुत सारी चलती हैं, यहाँ पर नज़र आ रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जिस तरह से प्रोत्साहित करती हैं और लोगों को एक प्रलोभन देकर कहीं ना कहीं जाल में फंसाने की कोशिश जरूर करती है। और आपने भी जिक्र किया कि हिडन जो खर्चे होते हैं उसकी जो है पूरी जानकारी पहले लोगों को ले लेना चाहिए, उसके बाद अगला कदम उठाना चाहिए। तो ऐसे में कई सारी कंपनीज हैं झांसा देकर बताते नहीं, पहले तो एक टारगेट बता देंगे, इतना खर्चा, इतना अमाउंट आपका पूरे कोर्स को लेकर रहेगा, लेकिन जब प्रोसेस आगे चलता है तो कहीं प्रोसेसिंग फीस के नाम पे या अन्य चार्जेस के नाम पे लोगों से वसूली शुरू हो जाती है। तो इन बातों को किस तरह ध्यान में रखकर स्टूडेंट्स आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को लेकर चूंकि अब डिजिटल युग है तो अच्छी चीज़ भी हो रही है, बुरी चीज़ भी हो रही है। अब हमको बुरी चीज़ से बचना है तो मैं सारे पेरेंट्स का एक ही मोटिव से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए हमारी गहन रिसर्च बहुत जरूरी होती है। आपके लिए कंसल्टेंट ही सब कुछ नहीं है, आप खुद भी स्वयं भी आप इंटरनेट के जरिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो गाइडलाइंस प्रोसीजर्स हैं उसको आप देखिए, उसके अकॉर्डिंगली आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और उस एलिजिबिलिटी के आधार पर ही आप अपनी नेक्स्ट स्टेप को लें। तो जो फ्रॉड आपके साथ होता है डेफिनेटली वो इसलिए होता है क्योंकि लोग पैसा कमाना चाहते हैं, आगे के आपके फ्यूचर को नहीं देखते, आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होगा उस पर उनको कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हम इंटरनेट के थ्रू सारी जानकारी को कलेक्ट करें, जो कंसल्टेंट है जो बोल रहा है उसको आप सर्च करें, प्रॉपर मैच करें, सारा डॉक्यूमेंटेशन देखें, उसकी वर्बल भाषा पे आप बिल्कुल ना जाएं कि वो क्या बोल रहा है, आपसे क्या कमिट कर रहा है। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास में है तो आपको इन फ्यूचर कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, सिर्फ उस पर विश्वास किया और आप उसको आगे बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है।
बिल्कुल दिक्कतों से बचना होगा और एक सटीक कंसल्टेंट एजेंसी को चुनना होगा। जिस तरह से समृद्धि आपकी जो संस्था है, और ऐसे आपने भी जिक्र किया कि 10,000 से ज़्यादा लोगों की काउंसलिंग कर चुकी है और विदेश को लेकर उनको जो है मौका मिलता है यहाँ पर दिखाई दिया। लेकिन जब विदेश की बात आती है और पढ़ाई को लेकर जब बात आती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो भी होते हैं जो छोटी जगहों से निकल कर आते हैं, उनके भी बड़े सपने होते हैं, वो भी चाहत रखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे सपने पूरे होते दिखाई दें। तो किस तरह की कंट्रीज़ में जो है आप एडमिशन को लेकर प्रोवाइड कराते हैं, और लैंग्वेज का कितना महत्व है इस तरह के जब एडमिशन्स होते हैं, तो वहाँ पर किस लैंग्वेज की किस तरह से पहचान होनी चाहिए, कितनी पकड़ होनी चाहिए? देखिए, मेडिकल के लिए अगर बात करते हैं कि एक लो बजटेड जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी अफोर्ड कर सकता है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, फॉर डॉक्टरी पढ़ाई के लिए, तो इसमें CIS कंट्री, चाइना कंट्री, फिलीपींस कंट्री, इन कंट्रीज़ में लोग बच्चे जा जाते हैं। अगर मैं इनका जिक्र करूं तो रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, फिलीपींस, चाइना, इन कंट्रीज़ में बच्चे ज़्यादा जाते हैं। अगर हम UK, US की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, तो चूंकि वहाँ का लिविंग कॉस्ट स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, तो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो ज़्यादातर बच्चे इन कंट्रीज़ में जाते हैं। यहाँ पर एक समस्या है लैंग्वेज इशू को लेकर, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को ध्यान रखना है कि कोई भी वो बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले। क्योंकि बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी में होता क्या है कि पहले के तो 3 साल या 2 साल वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, बाकी के जो साल होते हैं उनमें वो उनकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसमें वो पढ़ाते हैं। बच्चे इतनी जल्दी उन लैंग्वेजेस को आसानी से कैप्चर नहीं कर पाते हैं और उनको दिक्कत आती है। तो जो उनके बाद का इनको जब इंडिया आना होता है और इनको FMG या नेक्स्ट के एग्जाम्स देना पड़ेंगे, तो वहाँ पर वो जो पढ़ाई अगर प्रॉपर नहीं हो तो उसमें भी उनका इम्पैक्ट आता है। तो बच्चों को सबसे पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना है जो इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ हैं, ताकि उनकी पढ़ाई प्रॉपरली इंग्लिश में हो सके और वो अपनी जो पूरी पढ़ाई को है वो अच्छे से कर सके। जी नीरज जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, MBBS को लेकर तो आप इस तरह की एक आसान राह लोगों के सामने प्रेजेंट करते नजर आ रहे हैं, तो अदर कोर्सेज वाले बच्चों को अगर लेकर बात की जाए तो उनको लेकर भी कोई मोटिवेशन है या कोई ऐसा गाइडलाइन है आपके बिल्कुल, पास? समृद्धि इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड काफ़ी सारी सर्विसेज में एक्टिव है, और हम साथ ही साथ MBA, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग के लिए जो है बच्चों को हम फॉरेन या अदर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए US, कनाडा वगैरह और अदर कंट्रीज़ में भी हम उनके वीज़ा प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस को हेल्प आउट करते हैं, गाइड करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी करियर काउंसलिंग सर्विसेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उसका जो मानसिक स्थिति है कि वो क्या सही रहेगा उसको करने के लिए। कि आज बच्चे ने बायोलॉजी हमने किसी वजह से दिला दिया कि डॉक्टर बनना है, पर अगर उसमें एक उसका मेंटल एप्टीट्यूड है या जो उसकी एक स्किल्स हैं वो किसी और चीज़ को जा रही है, तो उसको अननेसेसरी मेडिकल में डालना या वो मेडिकल से रिलेटेड है और उसको इंजीनियरिंग में डालना, ये सही नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जिस उसमें रुचि हो उसी में आगे बढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट लेकर भी उसको पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसका जो रास्ता है वो आसान होता दिखाई देगा। MBBS को लेकर, क्योंकि शुरुआत में जिस तरह से आपने बात की, क्वालिफाइड हो जाते हैं लोग लेकिन सीट ना मिलने की वजह से उनको एडमिशन नहीं मिलता, और जिन लोगों को अगर सीट्स मिल जाती है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनकी स्टडी का जो फॉर्मेट है उससे वो बच्चे सेटिस्फाई नहीं हो पाते, जिनको लगता है कि मुझे यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल रही जो चीज़ कही गई थी। तो ऐसे में अगर वो बच्चे MBBS का कोर्स यहाँ से बीच में छोड़कर अगर आपकी कंसल्टेंसी के थ्रू विदेश जाना चाहे तो उनके लिए कोई पॉइंट है क्या? नहीं, जैसे MBBS का कोर्स होता है, चूँकि हमारा इसको पूरा जो गाइडलाइंस है वो MCA पहले करती थी, उसके बाद NMC इसको कंट्रोल कर रही है, तो उनकी कुछ गाइडलाइंस है। उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अगर बच्चा MBBS पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता है तो उसको शुरुआत से ही उसको प्रिपेयर करना रहेगा। वो इनिशियल में उसको जो नीट का एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाइड करके ही फॉरेन जाना रहेगा। बिल्कुल, और फॉरेन रहने को लेकर जिस तरह से आप हर कदम पर एक ईजी वे लोगों को प्रोवाइड यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं। कंट्रीज़ की बात आपने की, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर आपने बात की, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेंटलिटी वाली बात जिस तरह से आप करते दिखाई दिया और जिस तरह से उन्होंने आपने कहा कि एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ मुझे ये पढ़ना है। ज़बरदस्ती अगर कोई बच्चा किसी और पढ़ाई करके कोई और करियर बनाना चाहता है तो ज़रूरी नहीं कि उसको MBBS में ही ढकेला जाए, लेकिन जिस तरह से बात की जाए रुचि को लेकर तो इसका कितना असर पढ़ाई पर पड़ता है? क्योंकि आजकल देखा जाए कि पेरेंट्स के सपने अलग होते हैं, बच्चों की ख्वाहिश अलग होती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ पाता, तो उसका खामियाजा किस तरह निकल कर सामने आ सकता है? देखिए, क्या होता है कि हम करियर जो है, आज हम एक गोल्डन टाइम पीरियड देखते हैं तो 10+2 हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, प्लस हम 3 से 4 साल ग्रेजुएशन को देते हैं, उसके बाद 2 साल हम पोस्ट ग्रेजुएशन को देते हैं। तो ये जो है एक बच्चे के लिए गोल्डन पीरियड होते हैं, जिनको हम 7 साल गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं उसके एजुकेशन और उसके करियर को लेकर। यहाँ पर अगर हमने स्टार्टिंग में डिसीजन को प्रॉपर नहीं लिया तो डेफिनेटली गड़बड़ हो सकती है, आगे जो है वो गड़बड़ हो सकती है। और अगर ऐसी चीज़ हुई तो बच्चा का जो मानसिक संतुलन है वो
अलग दिशा में चला जाएगा। तो जो उसका करियर जो उसको बनाना है उस पर वो फोकस नहीं कर पाता है, और फिर आगे चल के उसको रिग्रेट होता है कि यार मैंने उस समय ये डिसीजन क्यों ले लिया। तो ये रिग्रेट ना हो, इसके लिए बच्चे को आफ्टर 10th करियर काउंसलिंग लेना चाहिए। एक्सपर्ट काउंसलर से जो उसकी काउंसलिंग है वो होना चाहिए, ताकि उसको ये पता चले कि मुझे ये राह चुनना है और ये मेरे लिए आसान है। आज हम सड़क पे या कहीं जाते हैं और रास्ता किसी ने हमको बता दिया तो हम इजीली पहुंच जाते हैं, और हम अगर खुद ढूंढते रहे या गलत रास्ते पे चल गए तो हमको बहुत समय लग सकता है, हम गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। टाइप को लेकर बात की जाए तो कई सारी कंट्रीज़ में आपका जो है सपोर्टिंग स्टाफ है वहाँ पर मौजूद है, और अब जिन बच्चों को वहाँ पर पहुँचाते हैं तो एक बिल्कुल फैमिली वाला कल्चर वहाँ देने की आप कोशिश करते हैं, जिस तरह की सुविधाएं देने की बात की जाए। बिल्कुल। तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ में टाइप है और कितने बच्चे अब तक वहाँ पर जा चुके हैं जो आपकी इस कंसल्टेंसी के थ्रू लाभ लेते नजर आ रहे हैं? समृद्धि इंटरनेशनल का जो टाइप है वो ऑलमोस्ट 15+ कंट्रीज़ के साथ में और करीब 80 यूनिवर्सिटी के साथ में उनका टाइप हो चुका है टिल डेट। और जो सुविधाओं को लेकर बात है तो जो भी हमारे टाइप जिनसे होते हैं दे आर ऑल इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स। तो एक सपोर्ट और जो हमारा सिस्टम है वो बड़ा सपोर्ट करता है बच्चों को, कि मैं अगर इंडिया में भी हूँ और बच्चा वहाँ पर है, उसको कोई आधी रात को भी कोई सर्विस चाहिए तो हम उसको प्रोवाइड करने के लिए देर नहीं करते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा मोटिव है कि हम बच्चे को पोस्ट अराइवल भी सर्विसेज जो है अप टू द कोर्स उसको हम देते रहें और सुविधाएं उनको प्रोवाइड करते रहें। बिल्कुल। तो जिस तरह से लोग करियर चुनने में अक्सर कहीं ना कहीं भ्रमित होते दिखाई देते हैं, पांचाल जी जिस तरह से बात की जाए तो ऐसे लोगों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे शो के दौरान एक ही चीज़ मैंने बोली है कि गाइडेंस जो है वो आज सबसे बड़ी चीज़ है, कि एक बार अगर हमको गाइडेंस मिल गया तो उस गाइडेंस के थ्रू हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों को जो है प्रॉपर काउंसलिंग होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए, और जो भी वो अपनी गाइडेंस वगैरह ले रहे हैं वो एक्सपर्ट काउंसलर से लेना चाहिए, ताकि उनको जो है स्पेसिफिकेशन मिल सके और वो आगे उनको कभी कोई दिक्कत ना आए। और एमबीबीएस के अलावा अगर बहुत सारे करियर आज तो निकल कर सामने आने लगे हैं, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में बात की जाए या अदर सेक्टर्स में बात की जाए तो, लेकिन एमबीबीएस को लेकर कहीं ना कहीं एक ये भी भ्रम बना रहता है कि यार ये मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम जो फेस नहीं कर पाया तो आखिर मेरा करियर क्या होगा। तो ऐसे लोगों को लेकर किस तरह का सजेशन आप देंगे कि अगर एमबीबीएस को लेकर वो खुद को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरह की राह वो चुन सकते हैं? देखिए, एमबीबीएस मेडिकल फील्ड का सबसे टॉप मोस्ट ब्रांच है। अगर हम बात करते हैं मेडिकल में अदर सब्जेक्ट्स की, तो अगर बच्चा एमबीबीएस नहीं कर पाता है तो वो बीडीएस कोर्स में, डेंटल कोर्स में जा सकता है, आयुर्वेदिक कोर्स में बीएमएस में जा सकता है, यूनानी कोर्स में जा सकता है, होम्योपैथिक कोर्स में जा सकता है, इसके अलावा नेचुरोपैथी, योगा साइंस में जा सकता है। अगर उसको फिजियोथेरेपी करना है तो फिजियोथेरेपी में जा सकता है, साथ ही वो फार्मेसी में भी जा सकता है, नर्सिंग में भी जा सकता है, और ऐसे कई सारे जो सब्सिडरी पैथोलॉजिकल जो कोर्सेज होते हैं मेडिकल के, लैब टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, इन कोर्सेज में भी बच्चे अपने जो मेडिकल को अगर उसकी चाह है तो इन कोर्सेज में भी वो जा सकता है। कि जब इस तरह का कोई काम किया जाए तो कई सारे पॉइंट लाइफ में ज़रूर सामने आते हैं। ऐसा कोई पॉइंट, ऐसी कोई याद जो आपको हमेशा रहे कि नहीं यार मैंने ये चुनना था, ये क्यों चुन लिया और इस राह पर क्यों आसानी से मैं चलता दिखाई दे रहा हूं? देखिए, मैंने जैसे जिक्र किया था कि मैं गांव से हूं और कोई सपोर्ट नहीं था कि गाइडेंस मिल सके, क्योंकि जो सराउंडिंग सर्कल भी था उनको भी नॉलेज नहीं था। तो उस दौरान क्या है कि बायोलॉजी ले लिया था, पिताजी ने कहा था कि डॉक्टर बनना है का सपना है, तो मैंने बायो सब्जेक्ट लिया था। फिर पता चला कि पीएमटी भी एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए फिर शहर आया कि उसकी प्रिपरेशन की जाए। बहुत मेहनत की पर सक्सेस नहीं हो पाए। फिर हमने दूसरा कोर्स किया, मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया। उसमें पता चला कि मेडिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, करना चाहिए था। चूँकि अब समय निकल चुका था और मैं एजुकेशन सेक्टर में जा चुका था, तो मैंने उस सेक्टर को सोचा कि अब एजुकेशन सेक्टर को ही चुनना चाहिए और उसको मैंने कंप्लीट किया। चलिए, बिल्कुल। और काफ़ी अच्छे तरीके से जिस तरह से लोगों को आप सर्विस प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर कह रहे हैं, और लोग इस चीज़ का लाभ भी उठाते दिखाई दे रहे हैं। वक्त कम है क्योंकि काफ़ी सारी बातें आपसे करनी थी, क्योंकि इंटरेस्टिंग जब सब्जेक्ट सामने होता है तो बातें बहुत सारी जहन में आती है, कई सारे सवाल भी निकल कर सामने आते हैं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। तो अंतिम में मैं यही जानना चाहूँगा, तो क्या कुछ संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जब करियर की बात होती है तो किस तरह आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह अपने आप के कदम को जो है सुनिश्चित तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, मैंने कंसेप्ट निकाला था कि विलेज से विदेश तक। आज मैं इस विलेज शब्द को यूज कर रहा हूँ इंग्लिश में, और विदेश को मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि आज हमारे जो बच्चे गांव के हैं, जिनको हम बिल्कुल एक समझते थे कि ये क्या कर पाएंगे, तो आज एक किसान का बच्चा भी, एक मजदूर का बच्चा भी फॉरेन जा सकता है, अपनी चाहे मेडिकल की, इंजीनियरिंग की या मैनेजमेंट की कोई भी पढ़ाई वो कर सकता है और अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। तो
आज हम गर्व से बोल सकते हैं कि विलेज से विदेश तक हम आसानी से जा सकते हैं और आज इस डिजिटल युग में सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, विलेज से विदेश तक, काफ़ी अच्छा जो पॉइंट आपने यहाँ पर रखा है। और क्योंकि विलेज में रहने वाले जो गांव के लोग होते हैं वो भी काफ़ी कुछ सपने लेकर चलते हैं कि हम भी विदेश जाएं और वहाँ पर पढ़ाई करें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अब आसान समृद्धि इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आसान होती दिखाई दे रही है। तो हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर नीलेश पांचाल, जो कि करियर गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं और समृद्धि इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के जरिए लोगों को MBBS कोर्सेज कराने के लिए विदेश भी पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब, आप आए, आपने वक्त दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने शुरुआत में जिस तरह से बात की थी, जहां चाहा वहां रहा, विलेज से विदेश तक, तो वो बात कहीं ना कहीं यहाँ निकल कर ज़रूर सामने आ रही है, क्योंकि गाँव में रहने वाले लोग हों, शहरों में रहने वाले लोग हों, जो MBBS अब्रॉड से करना चाहते हैं, विदेश किसी कंट्री में जाकर अपने सपनों को पूरा करने चाहते हो, तो उन सपनों की जो उड़ान है वो यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है समृद्धि इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी और मेहमान के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।